प्रॉब्लम किसी को लास्ट क्लास से? समायुल समझ आ गया था? यस मैम, मैंने तो मैम एक ही क्लास किया अभी तक। हाँ तो लास्ट ही क्लास का मैं बात कर रही हूँ। यस मैम। लिख लिए थे ना? चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना। और आज का मैम एक बार मार्केट नीश फोकस पे से बता दीजिए। कौन सा? मार्केट नीश फोकस था, एक पॉइंट था। हाँ, मैम। मार्केट निश फोकस किसको कहते हैं? यस मैम, कोई बता दीजिए। और बताइए यहाँ से कोई जो क्लास किए थे। देवराज। मैम वो एक टारगेट। बताइए मैम अनुग्रह। नैरो मार्केट को कहते हैं मैम, वो निश निश मार्केट। मैम एक टारगेट मार्केट सेगमेंट को मतलब हम लोग टारगेट करके वहां पे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जैसे अगर हम लोग को कोई प्रोडक्ट बनाना हुआ तो वहां पे हम लोग या तो रिच पीपल के लिए बनाएंगे या पुअर पीपल के लिए बनाएंगे, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और जो स्पेसिफिक काम करते हैं उसको हम लोग फोकस से मार्केटिंग करते हैं, निच मार्केटिंग करते हैं। नीच नहीं बोलते हैं, निश निश बोलते हैं। ठीक है, तो निश मार्केट वही है। सही कहा आपने। बाकी कॉस्ट डिफरेंशिएशन और आपका जो एक और कौन सा था? कॉस्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। सॉरी, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, ये दोनों क्या करता है? ब्रॉड मार्केट को टारगेट करता है। और आपका निश जो मार्केट है या फोकस है जो है, वो बस नैरो मार्केट को फोकस करता है। ठीक है, अब ये निश या नैरो मार्केट क्या है? वैसे एरिया में जहां पे मार्केट लीडर प्रेजेंट नहीं है, उस एरिया को वो टारगेट करते हैं। ठीक है, कैसे बेहतर करते हैं? तो अगेन वही है, व्हाट वाई वाला सिचुएशन। व्हाट में तो आप ये बताएंगे समायुल फोकस में कि पहले क्या है? दोनों कॉस्ट लीडरशिप भी है और डिफरेंशिएशन भी है, प्लस आपका जो टारगेट मार्केट है वो नैरो है। ठीक है, निश मार्केट है। अब निश मार्केट किसको कहते हैं? जहाँ पे मतलब आपका जो कॉस्ट लीडर जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब आप बताएंगे। आप कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? अपना सुपीरियर स्किल बना करके, है ना, प्राइस को उस हिसाब से रख करके। अगेन दोनों दोनों का फीचर आ जाएगा, कॉस्ट लीडरशिप और आपका इसका फीचर डिफरेंशिएशन, थोड़ा यूनिक करके प्रोडक्ट को। ठीक है, इस तरीके से इनोवेटिव वे में प्रोडक्ट को बना करके, इस तरीके से हम लोग करेंगे फोकस। ठीक है, एक बार रिकैप करवा देती हूँ हर क्लास की तरह। इस क्लास में भी पहले पास्ट वाला जो आप लोग समझे हैं वो को एक्सप्लेन करिए, फिर हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस में शिफ्ट होंगे। रिकैप करवाइए पूरा कंप्लीट जो हम लोग का पोर्टल। मैम आवाज ब्रेक हो रहा था मैम। मैंने कहा हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, जो लास्ट क्लास में जेनरिक स्ट्रैटेजी हुआ था वो एक बार रिकैप करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस में। ठीक है, तो रश्मि, जेनरिक स्ट्रैटेजी क्या होता है? सबसे पहले जेनरिक स्ट्रैटेजी, उसको जेनरिक क्यों बोलते हैं? पहले अनम्यूट तो करिए। मैम नहीं पता। क्यों, लास्ट क्लास में नहीं थे आप? लास्ट क्लास में थे कि नहीं थे वो भी याद नहीं है क्या? मैम थे पर याद नहीं है। नोट्स तो लिखे होंगे, कुछ तो लिखे होंगे। पीडीएफ भेजने के बाद पीडीएफ तो पढ़े होंगे। रागिनी, हम जेनरिक स्ट्रैटेजी बताना है। हाँ मैम जेनरिक स्ट्रैटेजी पॉटर के द्वारा दिया गया था इन 1980। और इसको जेनरिक स्ट्रैटेजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जनरल टाइप्स ऑफ मॉडल यूज किया गया है, इसलिए इसको जेनरिक स्ट्रैटेजी बोलते हैं।
और इसका 3 जेनरिक टाइप होता है, एक कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड थर्ड वन इज मार्केटिंग नीच फोकस। अगेन आप नीच बोल रहे हैं, एकदम मीनिंग ही चेंज हो जाता है। निश मार्केट होता है वो, निश। निश टफ है क्या निश बोलना? आगे चलिए। मैम फिर बेचारा प्रोडक्ट भी सोचता होगा कि सब लोग ना जाने क्या नाम रख दिए। मैम कॉस्ट लीडरशिप में फिर आप बताई थी व्हाट, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो व्हाट में कॉस्ट लीडरशिप इसलिए करेंगे ताकि हम ब्रॉड मार्केटिंग, ये तो ब्रॉड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये लो कॉस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और व्हाई क्यों करेंगे? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए ये करेंगे। और हाउ करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ब्रॉड मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। और इसका व्हाट होता है कि यूनिक, ये यूनिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में। और वाई, क्योंकि इसको मार्केट में सरवाइव करने के लिए वो अपना यूनिकनेस एक ही प्रोडक्ट में, जैसे आप मैम मोमोज का एग्जांपल देके बताई थी कि मोमोज में इतने सारे वैरायटी आए हैं ताकि कंज्यूमर उसको यूनिकनेस देने के लिए। लाइक पहले हम लोग स्टीम्ड मोमोज सिर्फ खाते थे, पनीर मोमोज खाते थे जो हार्डली 30 रुपया प्लेट है, और अब आ गया है अफगानी मोमोज, तंदूरी मोमोज, तो ये सबका प्राइस अब हो गया है 200 रुपया प्लेट, या कितना देता है, या 160। ठीक है, तो इतना डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे कस्टमर एक्स्ट्रा प्राइस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, कस्टमर यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रीमियम प्राइस अगर रखते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़िए। बच्चा एक फोकस। कोई और होता है ना, कोई और बता दे। प्रेजेंट नहीं होते हैं क्या? जहाँ पे मार्केट लीडर प्रेजेंट नहीं होते हैं वहां पे ये स्ट्रेटजी यूज होता है। पहले नैरो मार्केट को टारगेट करते हैं जहाँ पे कॉस्ट लीडर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर फिर वही कि क्यों किया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए किया जाता है। और इसमें हम लोग आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, कौन से एरिया को टारगेट करना है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सही बोल रहे हैं। इनोवेशन लाते हैं, है ना। ये सारा पॉइंट था आपका जेनरिक। तो जो लोग क्लास नहीं किए थे, होप सो रिपीट हो गया, थोड़ा आइडिया लग गया। बाकी आप पीडीएफ और जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो देख लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ये भी आपका पोर्टर का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पोर्टर का एक भी चीज छोड़ के जाना नहीं है। ठीक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया है वो। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये वैल्यू चेन एनालिसिस फिर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि ये इंटरनल एनालिसिस किया जाता है, इसे फर्म के अंदर का एनालिसिस होता है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस के थ्रू। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सारा पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ वे टू visually analyze a company's business activity to see how the company can create a competitive advantage for itself.
ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि हम लोग इंटरनल विजुअलाइज करते हैं कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट हमारा क्या लग रहा है और प्राइस क्या आप दे रहे हैं, वैल्यू क्या हुआ या मार्जिन क्या हुआ, कितना आपका कॉस्ट लग रहा है और कितना मार्जिन आप या फिर मान लीजिए कितना प्राइस आप लगा रहे हैं या कस्टमर आपको कितना प्राइस दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉस्ट जितना कम कर पाएंगे आप तो प्रॉफिट मार्जिन उतना आपका बढ़ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू चेन एनालिसिस में अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एनालाइज करता है इंटरनल फर्म का एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट। फिर वैसा एक्टिविटी आप रिकॉग्नाइज करेंगे जो ज्यादा वैल्यूएबल हो। व्हाट इज वैल्यू चेन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इट इज टू एनालाइज इंटरनल फर्म एक्टिविटी, इट इज टू एनालाइज इंटरनल फर्म एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस, फाइन। उसके बाद इट इज टू रिकॉग्नाइज विच एक्टिविटी आर मोस्ट वैल्यूएबल, कौन सा एक्टिविटी ज्यादा वैल्यूएबल होगा, फाइन। और फिर एनालाइज करके उसको हम इंप्रूव करते हैं। अगर मैं इसका पहले डायग्राम आपको दिखा दूं, ये है इसका डायग्राम वैल्यू चेन एनालिसिस का, तो डायग्राम भी देना जरूरी है। ये है प्राइमरी एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज में बेसिकली आपका वैल्यू चेन एनालिसिस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड वन इज सपोर्ट एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कौन आता है या विच वन इज नॉट प्राइमरी एक्टिविटी, फाइन। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आपका मार्केटिंग, सेल्स, और ये लास्ट में जो है सर्विस। तो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, जब आप कोई भी प्रोडक्शन करेंगे कहीं से रॉ मटेरियल आएगा, राइट, कहीं से तो रॉ मटेरियल आएगा ना, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं कि कम से कम कॉस्ट हो, जो रॉ मटेरियल हमारा हो कम से कम कॉस्ट का हो, बेहतर से बेहतर क्वालिटी का हो, नहीं कम से कम कॉस्ट लेकिन कम से कम अफोर्डेबल कॉस्ट का जरूर हो। ये चीज हमको यहाँ पे फोकस करना है इनबाउंड लॉजिस्टिक में, फाइन। अब देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया रॉ मटेरियल, अब आ जाएगा मेरा सेकेंड स्टेप, दैट इज ऑपरेशंस। यानी अब रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल को, अब आई होप सबका पेन और पेन चल रहा है नोटबुक में, क्योंकि जस्ट इसके बाद डिस्कशन होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑपरेशंस क्या हुआ कि अब वो रॉ मटेरियल का प्रॉपर असेंबलिंग हो रहा है, अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, फाइन। अब फिर प्रोडक्ट बनने के बाद अब बाहर जाएगा, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, मार्केट में आप किसी के थ्रू किसी मार्केट चैनल के थ्रू आप बाहर भेजेंगे, मार्केट में भेजेंगे। ठीक है, फिर मार्केटिंग एंड सेल होगा, और लास्ट में सोनम कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, फिर से रिपीट कर दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैंने बस एक्सप्लेन किया कि वैल्यू चेन एनालिसिस है क्या। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस बस ये है कि हमारा फर्म का अंदर क्या चल रहा है, हमारे फर्म के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल एनालिसिस वाला काम होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, और हम इतना कम से कम कॉस्ट में उसको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को दे पाए, फाइन। और वो जब हम एनालाइज करेंगे तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है वो सब हम लोग को पता होगा, और उसी चीज का ये डायग्राम दिया हुआ है। दो एक्टिविटी में वैल्यू चेन एनालिसिस को डिवाइड किया गया, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड वन इज सपोर्ट एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस, ये 5 है। ठीक है, अब इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या हुआ, जब बाहर से रॉ मटेरियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो उसको हम इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलेंगे। जो रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो इंश्योर करना है कि वो अच्छे क्वालिटी का हो और अफोर्डेबल कॉस्ट का हो, फाइन। और फिर रॉ मटेरियल से जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी जो रॉ मटेरियल को हम असेंबल करेंगे, दैट इज ऑपरेशन वाला पार्ट। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली बाहर जाएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद बाहर भेजेंगे आप किसी चैनल के थ्रू। ठीक है, जैसे अमेजन वगैरह का अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या है, मैन्युफैक्चरर, फिर अमेजन, उसके बाद फिर आपका ये कस्टमर, तो 1 लेवल चैनल है उसका, है ना। तो इस तरीके से आप कौन सा लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं वो होगा इसके थ्रू, जिसके भी थ्रू आप भेज रहे हैं। ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक, बाहर जाना, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। फिर है मार्केटिंग एंड सेल, ऑब्वियसली आप सेल करेंगे, आप सेल करने में क्या क्या फोकस करना है, कौन से कस्टमर ग्रुप को आपको सेल करना है, किसको टारगेट करना है। ठीक है, ये सारा हो जाएगा मार्केटिंग एंड सेल में। अब मार्केटिंग एंड सेल के बाद आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब सर्विस में आप क्या नोटिस करेंगे, अब
आफ्टर सेल हो गया तो आप बैठ तो नहीं सकते ना कि अब तो चलो बिक गया प्रोडक्ट, अब कोई काम नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब रिपीटेड सेल होने का चांसेस कम हो जाएगा। वर्ड टू माउथ, वर्ड ऑफ माउथ जो आपका मार्केट में है वो खराब हो जाएगा। लोग आपके बारे में गलत बात करेंगे कि जो हाँ सर्विस कुछ है ही नहीं, बस सामान दे दिया उसके बाद खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, दुकान भी जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खराब मिल जाता है और अगर आप वापस करने के लिए जाते हैं तो फिर हाथ खड़ा कर दिया, नहीं भाई वापस का कोई यहाँ प्रोविजन नहीं है, तो दोबारा जाएगा क्या कोई आपके पास? पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज सर्विस कि हमारा सेल के बाद जो सर्विस है वो आप बेहतर देंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटी कहने का मतलब कि ये सबसे मेन चीज एक्टिविटी तो है, लेकिन अब इसको असिस्ट करने के लिए सपोर्ट एक्टिविटी है। कई जगह पे सेकेंडरी एक्टिविटी भी इसको बोला गया है। ठीक है, इसीलिए आप दोनों नाम याद रखेंगे, सपोर्ट एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, तो इस प्राइमरी एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए ये सपोर्ट एक्टिविटी है। ठीक है, अब ये सब एक्टिविटी कैसे बेहतर हो पाएगा? जब ये सपोर्ट एक्टिविटी बेहतर होगा। तो किसी का ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और सपोर्ट एक्टिविटी कम इंपॉर्टेंस रखता है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, वो बेहतर होगा तब प्राइमरी एक्टिविटी बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, और मतलब बेसिकली लिंकेज है। तो सपोर्ट एक्टिविटी में कौन कौन है? पहला है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर से कहने का मतलब है कि जो भी है आपका क्या मैनेजमेंट हायरार्की है, क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सारा कुछ आ जाएगा आपका फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन? ऑब्वियसली एचआर का काम, हम लोग पूरा सेमेस्टर पढ़े हुए हैं एचआर में क्या क्या रोल होता है, क्या प्रॉपर रिक्रूट करना, आपका मैन पावर अच्छा होगा तो आपका काम अच्छा होगा, राइट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और जो भी हम लोग स्टेप पढ़े हैं, आपका बेहतर आप पे करेंगे मार्केट रेट में, मार्केट में जितना पेमेंट होता है उतना आप अपने एचआर अपने लेबरर्स को पे कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका एचआरएम वाले एक्टिविटी में। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या हुआ? अगेन आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा मार्केट में इनोवेशन हो रहा है, जितना जल्दी आप उसको अडेप्ट करिएगा, उतना बेहतर आप मार्केट में स्टेबल होने का चांसेस हो जाए। ठीक है, दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। फाइन। अब रहा लास्ट आपका प्रोक्योरमेंट। अब ये प्रोक्योरमेंट क्या है? तो प्रोक्योरमेंट ऑब्वियसली लाना रॉ मटेरियल। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक तभी बेहतर कर पाएगा जब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आपका बेहतर होगा। ठीक है, वेंडर से प्रॉपर बार्गेनिंग कर पाएगा, कम कॉस्ट, वहीं पे हम लोग कॉस्ट बचा सकते हैं ना अपना, जो रॉ मटेरियल आएगा वो कम से कम कॉस्ट का या अफोर्डेबल कॉस्ट का हम ला पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट अगेन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फर्म में। ठीक है, अब बच गया आपका ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या है, किसी को कोई आइडिया? प्रॉफिट रिलेटेड समथिंग। प्रॉफिट ही है ये जो ट्रायंगल है ना, अगर जितना बड़ा हो रहा है मतलब प्रॉफिट आप उतना इनहांस कर पा रहे हैं, प्रॉफिट उतना बना पा रहे हैं, और ये ट्रायंगल जितना छोटा मतलब प्रॉफिट उतना हमारा डिटोरिएट कर रहा है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना देंगे और इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब अगेन आपके आंसर में थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने के लिए आप कोई रियल एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, जैसे ये सारा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक दो मैंने डाला है, बाकी आप अपने मन से भी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा आपके करीब हो या कोई फ्रेंड रिलेटिव कहीं हो, तो अंदर क्या चल रहा है वो सारा बेहतर जान पाएंगे। देखिए ये है आपका सुपरमार्केट का वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, यहाँ पे वेरी लो कॉस्ट एज 2%, हाफ ऑफ इंडस्ट्री एडवांटेज। ठीक है, ये बहुत कम कॉस्ट में अपना सामान ला पाता है, सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक। फिर ऑपरेशन की बात करें, 9 to 9 वर्किंग आवर है यहाँ ऑपरेशन में, मतलब जो एम्प्लॉइज काम करते हैं इतना काम करते हैं। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक में मतलब बाहर भेजने का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ठीक है, मार्केट में हर जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। फाइन। अब आइए मार्केटिंग और सेल की बात करें, एवरीडे लो प्राइस, और ऐसे भी सुपरमार्केट में देखते हैं अक्सर डिस्काउंट वगैरह चलते रहता है। आज 10% डिस्काउंट, आज कितना 100 रुपये में टी शर्ट ले जाओ, 100 रुपये में ये ले जाओ, अक्सर चलते रहता है सुपरमार्केट में। ठीक है, तो मार्केटिंग सेल ये रहा। और सर्विस में क्विक रिस्पॉन्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड, पॉलिसी ऑन रिटर्न, ये सर्विस में। फाइन। अब सपोर्ट एक्टिविटी में देखिए, अगर सुपरमार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 400 प्लस ट्रक, ट्रैक्टर ये सब है,
और इसका जो एरिया है 30,000 स्क्वायर फुट स्टोर्स फॉर स्मॉल टाउन, ये है इसका रेंज। फाइन। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट स्पेंड बल्क ऑफ टाइम विद इन स्टोर, मतलब वहां पे टॉप मैनेजमेंट का प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर टॉप मैनेजमेंट है ना तो एम्प्लॉइज भी थोड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। अगर टॉप मैनेजमेंट ऐसे छोड़ देना एम्प्लॉइज को तो यकीन मानिए कोई एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट रहते हैं तो उसमें एम्प्लॉइज थोड़ा सीरियस रहते हैं काम के प्रति। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज कॉल्ड एज एसोसिएट्स। अब ये एसोसिएट्स यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ऐसे एसोसिएट जो टर्म यूज होता है बेसिकली रैंकिंग होता है। ठीक है, वो इसका एसोसिएट है, मतलब आपका जूनियर है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि एम्प्लॉइज कॉल्ड एज एसोसिएट, कहने का मतलब है कि एम्प्लॉइज के भरोसे ही वो सुपरमार्केट को छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो एम्प्लॉइज ही चलाते हैं। ऑब्वियसली एम्प्लॉइज के कन्विंसिंग पावर पे डिपेंड करता है कि सुपरमार्केट आपका कितना प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, अब बहुत एम्प्लॉइज हैं जो हम मतलब एज एन कस्टमर जाइए वो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज का वो टेढ़ा जवाब दे रहे हैं, तो खरीदने का मन भी होगा, जाओ भाई यहाँ से नहीं खरीदना है। राइट, ऐसा होता है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ ये वाला बहुत पसंद आया, लेकिन जब बात करने के लिए गए वो ऐसा जवाब दिया कि बस खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना है जाइए। मिल जाते हैं ना बहुत लोग वहाँ सुपर मार्केट में भी। ठीक है, तो ऐसा अगर टोन रहेगा तो खरीदना होगा भी, तो भी मन खत्म हो जाएगा, छोड़ करके हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि एम्प्लॉइज कॉल एज एसोसिएट। यहाँ पे एम्प्लॉय एज एन फ्रेंड माना जाता है कंपनी का, और वही चलाते हैं, उन्हीं के भरोसे कंपनी है। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ये तो हम लोग एचआरएम में पढ़े हुए हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है। जब प्रॉफिट कमाती है कंपनी तो उसको एज एन बोनस या शेयर दिया जाता है एम्प्लॉइज को भी। फिर इंसेंटिव्स अगेन पर सेल, आप जितना सेल करेंगे उस हिसाब से इंसेंटिव, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव। स्टॉक परचेज, अगेन स्टॉक परचेज याद है, ये सारा कौन से चैप्टर का है, याद आ रहा है कुछ? मैम इस सेम का तो याद ही नहीं रहता, आप लास्ट सेम का पूछ रहे हैं। हाँ, है कि नहीं जानवी? नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैम कुछ कुछ नहीं स्टॉक, याद रहता। हाँ, मैम बस कुछ कुछ नहीं याद रहता, ऐसे तो याद ही रहता है। स्टॉक परचेज याद है? स्टॉक परचेज में क्या होता है, एम्प्लॉइज को थोड़ा मौका दिया जाता है कि वो अपने कंपनी का ही स्टॉक खरीद सके। ठीक है, ओनरशिप, अब वो ओनर हो गया ना, अब तो वो खुद भी चाहेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़े। जितना प्रॉफिट वो बढ़ाएगा उतना ज्यादा उसके पॉकेट में भी आएगा। ठीक है, दैट इज स्टॉक परचेज। शेयर जो आप कहाँ, बहुत लोग हैं ना शेयर वाले यहाँ पे, है ना, तो शेयर मिल गया मतलब इतना परसेंट का ओनरशिप आपके हाथ में है कि नहीं? तो सेम स्टॉक परचेज का फैसिलिटी आपको एम्प्लॉइज को भी मिलता है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर सबको डिसेंट्रलाइज किया गया है, एक के हाथ में पावर नहीं है। ठीक है, तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स में बेनिफिट दिया गया है। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे आ गया, अब जब हम खरीदने जाते हैं तो वो कोड लगा रहता है ना, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड एट पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, वो हटा करके तो फिर आपको दिया जाता है। अगर वो लगा हुआ, अगर आप बाहर जा रहे हैं टू 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 करना शुरू हो जाता है, पता है ना। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांटेज है ना, ये पहले नहीं था अब लाया गया है। तो बाकी सारे सुपर मार्केट में है तो ये हम अपना अडॉप्ट कर लिए, हमारे लिए एडवांटेज है। चोरी वगैरह घट गया, है ना। अगर आप सामान लेके जा रहे हैं और अगर वो बच गया तो अगर आप पेमेंट किए भी तभी आपको रोक लिया जाएगा चेक करने के लिए, है ना। फिर है ये क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग एक ये टर्म होता है ना, बेसिकली एक लॉजिस्टिक प्रोसीजर है। ये क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ये सारी फैसिलिटी या ये सब टेक्नोलॉजी थोड़ा डेवलप किया गया क्रॉस डॉकिंग के थ्रू। फिर सैटेलाइट नेटवर्क हो गया, वही कनेक्ट रहने के लिए अपना नेटवर्क बढ़ाना, दैट इज सैटेलाइट नेटवर्किंग। फिर प्रोक्योरमेंट हमने डिस्कशन कर ही लिया, जैसे गुड बार्गेनिंग पावर होना चाहिए वेंडर के साथ। फिर नो वेंडर अकाउंट फॉर मोर देन 2.8% ऑफ टोटल परचेज। ये सारा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये मार्जिन तो बता ही दिया मैंने। तो इस तरीके से आप शो करेंगे ना, पहले आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू चेन को डिफाइन करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ कैसे, इतने मार्क्स का आपका 5 मार्क्स का हार्डली पूछेगा। व्हाट इज वैल्यू चेन, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप ऑलरेडी बहुत समझ लिए। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप हटा सकते हैं। पहले वैल्यू चेन को आप डिफाइन करेंगे, क्या है वैल्यू चेन नंदिता? व्हाट इज वैल्यू चेन?
इसलिए जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं खुद पॉज करके 3 बार रिपीट करती हूँ, तब आगे बढ़ती हूँ। हमेशा बोलती हैं इसीलिए पेन लिया करिए। हमारा दिमाग ही है ना भाई, स्किप कर जाता है, इसीलिए पेन लेके बैठने बोलती हूँ। पक्का कॉपी लेके नहीं बैठे हैं आप, इसका मतलब लेके बैठे हैं तो लिखे नहीं है इसका मतलब। व्हाट इज वैल्यू चेन? सनाया? मैम वैल्यू चेंज में हम लोग इसमें फर्म के इंटरनल एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं और फिर Good. जो भी वैल्यूएबल एक्टिविटीज होता है उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। और फिर इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जितना कम से कम कॉस्ट लगे उतना कम से कम कॉस्ट लगा के और फिर ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सके। बिल्कुल सही, ये हो गया वैल्यू चेन। फिर आप बताएंगे कि इसको 2 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इससे बहुत क्वेश्चन हर साल मैंने देखा है, अभी कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। अभी पीजीडीएम वालों का भी असाइनमेंट आया है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी एक्टिविटी है या कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। अब 4 दे दिया, उसमें एक ऑप्शन घुसा दिया ये सपोर्ट एक्टिविटी वाला, ठीक है। विच वन इज नॉट प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे यहाँ पे। ये लिस्ट पक्का पता होना चाहिए, ठीक है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में कौन आएगा, सपोर्ट एक्टिविटी में कौन आएगा, ठीक है। अब आ जाइए आप रश्मि। मैम हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं? मैम इसमें भी एनालिसिस किया जा रहा है इंटरनली, तो फिर वैल्यू एनालिसिस और ऑडिट में क्या डिफरेंस हुआ? क्या क्या? एचआर ऑडिट, इसमें भी तो इंटरनल एनालिसिस करते हैं। ये बाबू ऑपरेशनल वाला पार्ट है, वो सिर्फ हम एचआर में फोकस करते थे, एचआर ऑडिट, ओके ठीक है। एचआर ऑडिट में याद है हम लोग क्या क्या काम करते थे? वो यस सिर्फ मैम, मैन पावर टैक्स, उसके बाद रिक्रूटमेंट का तो जरूरी हुआ, रिसोर्सेज का तो वो पता करते थे। काम और वाम फिर हो जाने के बाद आपका कितना बेहतर है, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, चेक करते थे हम लोग, ठीक है। ऐसे देखिए ना, बैंक में ऑडिटिंग होता है ना, तो ऑडिटिंग का काम क्या हो जाता है, काम वाम हो जाने के बाद कहीं कोई घपला तो नहीं हुआ, ये चेक करने का काम होता है ऑडिट का। यहाँ पे हम लोग का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर एक स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनल एनालिसिस खुद से कर रहे हैं। वहां पे याद करिए, ऑडिट में हम किसी एक्सटर्नल को बुलाते थे, कि नहीं, या नहीं तो अंदर के किसी लोग को हायर करते थे, कोई ऑडिटर को, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम खुद से एनालाइज करें अपना अपना। जैसे अगर मैं आप और लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। तो इंटरनल एनालिसिस मतलब क्या, अपने अंदर झांक करके देखना। अब तक पेस्टल वगैरह में क्या हो रहा था कि बाहर हम लोग देख रहे थे, बाहर इन्वायरमेंट कैसा है कि नहीं। यहाँ इंटरनल में हो गया कि हम लोग बिजनेस के अंदर आके देख रहे हैं कि कौन से स्टेप में दिक्कत हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी में या सपोर्ट में लैकिंग है, कहाँ लैकिंग है, ठीक है। किसका क्वेश्चन था? क्या मैम? किसका क्वेश्चन था? आवाज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। ऑलरेडी फॉर नमन। नमन, आपकी आवाज को क्या हो गया? मैम गला भारी है सर। तब से मैं सोच रही थी कोई मतलब ऑब्वियसली किसी गर्ल्स का, कोई लड़की का ही आवाज लगा मेरे को। वैसा ही आवाज है मैम, लड़की का आवाज हाँ? ही तेरा आवाज है, उसका आवाज ही मैं लड़की की ढूंढ तरह रही है। हूँ कोई लड़की का ही चेहरा होगा, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा लोग, किसका आवाज है ये। चलिए, हाँ रश्मि बताइए, अब प्राइमरी एक्टिविटी में आइए। यस मैम। आज तो अलर्ट है ना, यस भूलने मैम। नहीं देने का जिम्मा मेरा है, बस आप अलर्ट रहिए। मैम प्राइमरी एक्टिविटी मैम वो इन्वॉल्व करता है 5, पहला बताते हैं मैम। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स विच मैम इसमें रॉ मटेरियल को बाहर से मंगवाते हैं, और फिर मैम ऑपरेशंस में रॉ मटेरियल को असेंबल करते हैं टू द फिनिश गुड्स। और मैम आउटबाउंडिंग लॉजिस्टिक्स में प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा जाता है ड्यू टू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और मैम मार्केटिंग सेल्स में उसको मतलब टारगेट कस्टमर या टारगेट एरिया में उसको भेजा जाता है जहां ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो सके।
और सर्विसेज मैम सेल्स के बाद जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वही लाइक मैम क्विक रिस्पॉन्स, फिर नो क्वेश्चन आस्क और पॉलिसी ऑन रिटर्न, यही सब। ठीक है, तो ये पहले डिफाइन करेंगे, ऐसे डायग्राम रहेगा आपका, उसके बाद एक एक करके यहाँ जैसे डिफाइन किया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, प्राइमरी एक्टिविटी। अब पहले आप ये प्राइमरी एक्टिविटी बोलने के बाद आप ये बताएंगे क्या है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, तो डायरेक्टली कंसर्न विद क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। सपोर्ट एक्टिविटी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली कंसर्न है। सपोर्टिंग एक्टिविटी बस एक हेल्पिंग नेचर है। तो पहले प्राइमरी एक्टिविटी आप डिफाइन करेंगे, फिर आएंगे 5 मेन एरियाज। अभी जो इनबाउंड लॉजिस्टिक है, अभी एक्सप्लेन रश्मि भी की कि इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या कहते हैं। तो जो फालतू लाइन है वो हटा दीजिए, सीधा आप आ जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। रिफर टू गुड्स बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर एंड टू बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ऑपरेशन में क्या है, रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स आर manufactured into final product. Value is added to the product to its stage as it moves through the production line. देखिए अभी प्रोडक्शन लाइन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल मूव कर रहा है और वैल्यू ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पे बैठे होंगे, चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, जिस पे बैठे हैं, मान लीजिए पहले ये लकड़ी था, ठीक है, लकड़ी के बाद उसको फिर बनाया गया होगा चेयर, चेयर के बाद फिर मान लीजिए गद्दा वद्दा कुछ लगा के, तो एक एक करके वैल्यू हो रहा है ना इंक्रीज। लकड़ी का वैल्यू इंक्रीज हुआ चेयर बना के, चेयर का वैल्यू इंक्रीज हुआ आपका सोफा बना के, है कि नहीं। तो जिस तरीके से वो वैल्यू ऐड हो रहा है, ये सेकंड लाइन का ये मतलब हुआ, वैल्यू इज एडेड टू द प्रोडक्ट एट दिस स्टेज एज इट मूव्स थ्रू द प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन लाइन में बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे ऑपरेशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेस्टेज भी थोड़ा कम हो। यहीं पे हम लोग ध्यान देते हैं कि वेस्टेज कम हो। यहाँ पे वेस्टेज अगर ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली अगेन आपका प्राइस बढ़ जाएगा। आपका जो 4M है ना, मैन मनी मटेरियल मशीन है ना, उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, यही सारा चीज ऑपरेशन वाले पार्ट में ही देखा जाता है। फाइन। अब आइए आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या दिया हुआ है। Once the product has been manufactured, they are ready to be distributed to distribution centers, wholesaler, retailer और customer। ठीक है, तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट आप कस्टमर के पास आ रहे हैं, या नहीं तो पहले आप होलसेलर के पास आ रहे हैं, रिटेलर के पास आ रहे हैं, तब कस्टमर के पास आ रहे हैं। तो जितना लंबा आपका, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जितना लंबा आपका चैनल उतना ज्यादा आपका कॉस्ट। अगर आप डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं तो आपका कॉस्ट बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज आल्सो इज नोन एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक इसको बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं फिनिश्ड गुड्स का, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। डन। अब आइए देखते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग मस्ट मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द करेक्ट कस्टमर ग्रुप। ठीक है, मतलब अगेन कस्टमर ग्रुप का टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब द मार्केटिंग मिक्स is used to establish an effective strategy. Now, what do you mean by marketing mix? What is marketing mix? वो टूल जो मार्केटर यूज करते हैं बेसिकली 4Ps ये सब आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब। करेक्ट, उसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। यानी सारी चीज का प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी इसी स्टेज में हो जाता है, मार्केटिंग एंड सेल में। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी। Any competitive advantage is clearly communicated to the target group through a promotional mix. ठीक है, प्रमोशनल में वही आपका एडवर्टीजमेंट वाला जितना पार्ट है वो सब आ जाएगा। ठीक है, दैट इज प्रमोशनल। आपका 4P के बाद और ऐड हुआ था, ये मार्केटिंग में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये 4P के बाद और 2 ऐड जो हुआ था, फिजिकल एविडेंस, प्रमोशनल भी ऐड हुआ है ना, और एक कौन है? मैम प्रमोशन तो पहले से ही था मैम, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल। तीन इंक्लूड हुआ। हाँ, तो मार्केटिंग मेरा अपने स्टूडेंट टाइम में ही पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत याद आया तो मैं पूछ रही हूँ। 3 ऐड, ठीक है, 3 ऐड हुआ है तो 3 ऐड, तो ये सारा बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज पता ही होगा, प्रमोशनल में आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है। अब आगे बढ़ते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज में अगेन आफ्टर द प्रोडक्ट सर्विस हैज बीन सोल्ड, व्हाट सपोर्ट सर्विस डज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कस्टमर। ठीक है, कौन सा सपोर्ट कौन सा सर्विस अवेलेबल है कस्टमर के लिए। ठीक है, दिस में कम इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल ट्रेनिंग, गारंटीज एंड वारंटी, ये सब भी आपका सर्विस ही हुआ ना।
ये सामान ले रहे हैं, इसमें आप इतना गारंटी दे रहे हैं। हम लोग इवन हेडफोन भी लेते हैं तो इतने दिन का वारंटी होता है, ठीक है। ये सब क्या है, सर्विसेज के अंदर ये सब इंक्लूड होगा। तो ये सब अगर आप देंगे तो अगेन कंटेंट बेहतर होगा। With the above activity, any or a combination of them are essential. If the firm are to be developed, the competitive advantage with Porter talks about in his book. अब आ जाइए, ये तो झूठ मूठ का ज्ञान था, लास्ट लाइन, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो। अब आ जाइए सपोर्ट एक्टिविटी। सपोर्ट एक्टिविटी में क्या क्या दिया हुआ है, ये 4 है। प्रोक्योरमेंट, technology development including R&D, human resource management and infrastructure, system for planning, finance, quality, information management, blah blah. अब देखिए सबसे पहला है firm infrastructure. Every organization need to ensure that their finances, legal structure, देखिए finances यहाँ पे बात हो रही है financial structure की, ठीक है। तो finances, legal structure and management structure. Management structure से मतलब है यहाँ management hierarchy, ठीक है। तो जैसा आपको अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे अगेन एडिटिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट हायरार्की, ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। वर्क एफिशिएंटली एंड हेल्प ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट रिसोर्सेज कुड अफेक्ट द फर्म रेप्यूटेशन, ठीक है। ऑब्वियसली कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनएफिशिएंट है तो आप रिसोर्स का जो वेस्टेज है वो भी ज्यादा हो जाएगा और नतीजा आप अपने फर्म का रेप्यूटेशन भी डिस्ट्रॉय कर लेंगे। फाइन, ये हो जाएगा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स, the organization will have to recruit, train and develop the correct people for the organization to be successful, ठीक है। रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, डेवलप करना है, ये सारा जिम्मा एचआर का। स्टाफ विल हैव टू बी मोटिवेटेड एंड पेड द मार्केट रेट, जो मार्केट रेट चल रहा है उतना अगर आप पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉय खुद ब खुद मोटिवेटेड रहेगा, वो आपके लिए ईमानदारी से काम करेगा। इफ दे आर टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन एंड एड वैल्यू within the service sector such as airline industry, employees are competitive advantage as customers are purchasing a service, ठीक है। ये सारा जो एयरलाइन में आप जा रहे हैं, फिर ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉइज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एयरलाइन में भी जिस तरीके से लोग वहाँ पेश आते हैं, कितना अच्छा सर्विस दे पाते हैं, तो ये वाले इंडस्ट्री जो है डिपेंड कर, अगेन टूरिज्म भी एक एग्जाम्पल है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब अगेन आप अपने थॉट्स के लिए फ्री हैं, ठीक है। अपने थॉट के अकॉर्डिंग इसमें लिखिए। टूरिज्म इंडस्ट्री हो सकता है सर्विस के लिए, होटल्स वगैरह जाते हैं हम लोग, बेसिकली क्या देख करके पेमेंट करते हैं, सर्विस देख करके। वापस दोबारा कैसे आते हैं, सर्विस देख करके। अब मान लीजिए हम लोग होटल में क्या खाने के लिए, अब डोसा खा रहे हैं, कोई सांभर लेके आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब मांगे भी लेके नहीं आ रहा है, दोबारा तो वहां तो जाना नहीं है, फिर होता है ना। तो ये हो गया आपका अगेन सर्विसेज, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा एचआरएम में कि सर्विस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी फर्म, ये इंडस्ट्री में। अब आ जाइए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन environment. Technology can be used in many ways, including production to reduce cost, thus add value, ठीक है। जैसे भी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी से, अगर मान लीजिए एक बार पापड़ का कोई केस स्टडी, लिज्जत पापड़ का केस स्टडी वगैरह मिला था, अदनान सर ने कभी दिया है क्या? ये सब बेसिकली मार्केटिंग में करवाया जाता है। लिज्जत पापड़ में अभी भी लोग ही बना रहे हैं, बहुत जगह तो मशीन लग गया ना, बहुत जगह मशीन लग गया, लेकिन जानते हैं मैं। हाँ, तो जनरली मार्केटिंग में करवाया जाता है ये सारा चीज। तो वही है यहाँ पे कि कुछ जगह कहाँ मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, मशीन लगवा लिया, तो एम्प्लॉइज का खर्चा बच गया हमारा। तो जितना हम रिड्यूस कर पाएंगे कॉस्ट, उतना एड वैल्यू कर पाएंगे। फाइन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड द इंटरनेट, सो कस्टमर हैव 24/7 एक्सेस टू द फर्म, ठीक है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी ड्राइव होता है। तो ये सारा एग्जाम्पल हम अभी भी लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारा आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं आप। और लास्ट में बचा प्रोक्योरमेंट। दिस डिपार्टमेंट मस्ट सोर्स रॉ मटेरियल फॉर द बिजनेस एंड ऑब्टेन द बेस्ट प्राइस फॉर डूइंग इट, ठीक है। रॉ मटेरियल लाने वाला डिपार्टमेंट है ये। द चैलेंज फॉर प्रोक्योरमेंट इज टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी अवेलेबल फॉर देयर बजट, ठीक है। क्वालिटी भी बेस्ट हो और अपने अफोर्डेबल प्राइस में भी हो, दैट इज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मा, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्लेन करने के बाद, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करने के बाद, हम लिंक दोनों के बीच में स्टैब्लिश करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर राइटिंग में आपका आ जाएगा लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सपोर्ट। क्या लिंक है?
primary activity add value directly to the production process, but they are not necessarily more important than support activity. राइट प्राइमरी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ये कतई नहीं समझे कि प्रोडक्शन की ये ज्यादा वैल्यूएबल है और सपोर्ट एक्टिविटी कम वैल्यूएबल है. राइट यहाँ पे हम लोग ये सोचना है कि दोनों जब मतलब एक इम्पोर्टेंस रखने वाला है, इक्वल इंपॉर्टेंस रखने वाला है. नाउअडेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेनली ड्राइव्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इनोवेशन इन बिजनेस मॉडल. ठीक है, अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बढ़ पा रहा है? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से. और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? सपोर्ट एक्टिविटी का. राइट, in business model or process, therefore such support activity as information system, R&D and general management are usually the most important source of differentiation advantage. On the other hand, primary activity are usually the source of cost advantage, where cost can easily identify for each activity and properly manage. ये लास्ट में आप लिंक का बात कर लेंगे कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता. ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जांपल आप दे सकते हैं. उसके बाद लास्ट में आपका वैल्यू चेन डायग्राम का एग्जांपल सुपर स्टोर, सुपर मार्केट. ये है आपका फिर आंसर यहाँ पे हो जाएगा खत्म. तो ये रहेगा आपका आंसर राइटिंग स्किल. पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा. फाइन, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं. इसके अलावा एक और ऐड किया है मैंने, स्पोर्ट्स वेयर का भी, जो आपको इजी लगे या नहीं तो अपने मन से भी जिसके क्लोज है, जैसे इंटर्नशिप वगैरह. तो खैर नेक्स्ट ईयर में ना बहुत लोग होंगे जिनके रिलेटिव होंगे, कोई सुधा डेयरी वगैरह विजिट किए होंगे, तो वो उसका प्रोसेस भी लिख सकते हैं. तो बता दियो, जो विजिट किए हैं वो अपना एक्सपीरियंस इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जो आपको प्रोवाइड है वो आप लिखिए. फाइन.